मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। सैयद मिनिस्टर एविएशन के तमाम वाकया जितने भी हुए एक शॉर्ट ब्रीफ उसका 22 जून 2020 को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में और अवाम के सामने रख दी जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ एक जिम्मेदार होने के नाते कि जितनी इंक्वायरीज हुई हैं, जितने हादसात हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर पिछली गवर्नमेंट्स ने पब्लिक नहीं की तो हम करें। ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, न किसी को बचाने की न किसी को फंसाने की, किसी का इस पे कोई इन्फ्लुएंस सवाल ही नहीं पैदा हो। और ये क्वेश्चन $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जहाज एक बार लैंडिंग कर गया और 3 बार उसने टच किया, फिर क्यों उठाया गया, इस चीज की भी इंक्वायरी हो रही है। यही तो असल बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। औसत हादसे हो जाते हैं, हादसों को दुनिया में नहीं रोका जा सकता, लेकिन इशू ये होता है कि जब हादसा हो गया तो उसके बाद कौम का रिस्पांस क्या है। हमारे इदारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू लोगों को किया जा सका, नहीं किया जा सका, पेशेंट्स को, जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सका या नहीं पहुंचाया जा सका, क्या उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद मिली या नहीं मिली, और अगर किसी हादसे में किसी का प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया तो क्या उसकी तालीफ हो सकी, उसके कंधे पे हाथ रखा जा सका, उसकी मैयत उसको वक्त पे वापस दी जा सकी, और जो उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हुई या नहीं हुई। यहाँ से कौमों का, माशरों का और ग्रुपों का पता चलता है। बदकिस्मती से एक हादसा हुआ पाकिस्तान में ईद से 2 दिन पहले 22 मई को। आपने उसकी फुटेजेस पिछले पूरे हफ्ते से आप देख रहे हैं। 22 मई को ये वाक़या हुआ था। फ्लाइट थी 8303, कराची में पहुंच रही थी 2:40 में इसने पहुंचना था, लेकिन ये अपने पहुंचने से 3 मिनट पहले गिरकर तबाह हो गई। इस फ्लाइट में 99 अफराद सवार थे, जिनमें 9 बच्चे थे, 30 खवातीन थी और 59 इसमें मर्द शामिल थे। हादसे में 2 लोग मौजज़ाना तरीके से बच गए, ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम था इन पे। 97 लोग दुनिया से रुखसत हो गए इस हादसे में। लेकिन अब एक हफ्ता होने के बाद इशू ये है कि उन 97 लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए, जो शहीद हो गए, उनमें से सिर्फ 51 मैयतों की शनाख्त हो सकी अब तक पूरे हफ्ते में। 46 मैयतें अभी भी उनकी शनाख्त नहीं हो सकी और उनके लवाहिकीन आज भी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वो लाहौर से बाई रोड कराची पहुंचते हैं और फिर कराची से मायूस होकर वहां से वापस आ जाते हैं। 20 घर और इसके अलावा 24 गाड़ियां भी इस हादसे का शिकार हो गई। अब अभी तक गवर्नमेंट जो है ये फैसला नहीं कर सकी कि इस हादसे की वजूहात क्या थी, और वो लोग जो इस हादसे की नज़र हो गए, जो शहीद हो गए, इनमें उनके लवाहिकीन किससे रब्ता करें, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने सिस्टम नहीं बनाया। ये जो हादसे के बाद के हादसे हैं, इनको रोकना, इनको ठीक करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आज पाकिस्तान का हर शख्स अपनी स्टेट से, अपनी हुकूमत से पूछ रहा है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में 4 लवाहिकीन हैं, इनके प्यारे इस हादसे का शिकार हो गए थे। ये आपको रियल सिचुएशन जो है ये आपको बताएंगे, ये आपके सामने रखेंगे कि हादसे के बाद हुआ क्या था और क्या अभी तक स्टेट का रवैया जो इनके साथ है वो बेहतर है या नहीं है। आज का प्रोग्राम इन 4 लोगों के साथ है और उसके साथ साथ उन 97 लोग जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए ईद से पहले, जबकि ये सब लोग ईद मनाने के लिए कराची जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ आप सब से भी और उन तमाम ख़ानदानों से जिनके प्यारे इस हादसे की नज़र हो गए कि कौम को जो रिस्पांस करना चाहिए था, कौम ने वो रिस्पांस नहीं किया। स्टेट भी गायब थी, हुकूमत भी गायब रही, कौम भी इस पे गायब रही। इस पे मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और अपनी तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके दिल आज भी दुखते हैं, उन सब की तरफ से आपसे इज़हार अकीदत और इज़हार मोहब्बत करता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आरफ इकबाल साहब इस वक्त स्काइप पे हैं। हादसे में इनका पूरा ख़ानदान, जिसमें 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा और इनकी जो वाइफ हैं वो शामिल थी। 5 लोगों को इन्होंने इस तरह, 4 लोगों को इन्होंने इस तरह इस हादसे के दरमियान खो दिया। वो हमारे साथ इस वक्त आरफ इकबाल साहब हैं और बदकिस्मती से इन
इनके ख़ानदान की मैयतें अभी तक इनको नहीं मिल सकी। असद राना साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं स्काइप पे। हादसे में इनकी अहलिया दुनिया से रुखसत हो गई थी और इनके साथ क्या हुआ वो भी अभी आप मुलाहिजा करेंगे, आपको बताएंगे। शहरियार शकील रिजवी साहब कराची में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सैयद काशिफ अफजाल इनके भतीजे थे, वो रुखसत हो गए दुनिया से, शहीद हो गए इस हादसे में। ये भी आपको बताएंगे कि उसके बाद स्टेट ने या अस्पतालों में क्या रवैया था इनके साथ। नवीद अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ इस वक्त कराची में हैं। इनके भी एक अजीज़ है मोहम्मद शबीर, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, वो उसमें नहीं रहे। और इन्होंने क्या देखा था, ये सब चीज़ें अब आपके सामने रखेंगे। हादसा हो गया, मैं फिर ये कहता हूँ कि हादसा हो गया, होना था, कुदरत की तरफ से शायद ये मंजूर था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हमने किया वो मेरा नहीं ख्याल कि कुदरत को वो मंजूर था। उसमें जो हमारी नेग्लिजेंस है उसके बारे में एक सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है। हादसों के बाद के हादसे जो है, इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को कबूल करनी होगी। आप इकबाल साहब फरमाइएगा। सर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आपका दुख सुन के, अल्लाह ताला आपको सब्र अनायत करे। ये फरमाइएगा, जब आपको इस हादसे का पता चला उसके बाद अब तक 7 दिनों में क्या रवैया था रियासत का आपके साथ, और क्या क्या आप चाहते हैं, डिमांड्स आपकी क्या हैं? जी, आरफ साहब से रब्ता नहीं हो रहा। मैं आरफ साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही जी। असद राना साहब आपकी तरफ आऊंगे। सर, अब आप फरमाइए असद राना साहब के आपको मियत अभी तक क्यों नहीं मिल सकी? हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये मैं करता हूँ कि हादसा तो हो गया सबके साथ, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त तकलीफ का मरला था। बॉडी मेरी वाइफ की ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ौरन शनाख्त हो गई और फ़ौरन मिल गई। मेरा स्टेट से ये सवाल है कि ये एक पूरा इदारा है जिसके ऊपर एक इदारा काम करता है, सिविल एविएशन का, जो सारे चेक एंड बैलेंस को देखता है कि क्या जहाज चलने के काबिल है, क्या इसमें कोई खराबी तो नहीं। हर तरह की चीज को उससे पहले चेक किया जाता है और फिर उसके बाद आप जहाज को फ्लाइट के लिए, या फिर आप उसके पायलट से परमिशन लेके, पायलट अपने साइन करता है और फिर आप उसकी फ्लाइट को देखो। इसको इतनी गैर जिम्मेदारी से, या ये पहली फ्लाइट नहीं, ये इसकी 8वीं फ्लाइट है जो क्रैश कर गई। हम हर दफा क्रैश होने के बाद लोगों को एक दिलासे के तौर पे कह देते हैं कि आपके लवाहिकीन शहीद हो गए हैं और आपको बड़ा सवाब हुआ इस चीज। तो मैं ये स्टेट से ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम हमेशा अपने प्यारों को इस तरह खोते रहें और शहादत मतलब वो एक लक़ब लेते रहेंगे? हमने ना उन्हें जहाद के लिए भेजा हुआ था, ना किसी तबलीग के लिए, खुशियां मनाने के लिए, अपनी ईद के लिए अपने घरों में जा रहे थे। और अच्छा, ये फरमाइएगा, डीएनए हुआ था आपका, ये जब आप अपनी अहलिया की मैयत तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आसानी से आपको मिल गई या आपको कोई तकलीफ उठानी पड़ी उसमें भी? हमें शायद बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, मतलब वो एक शॉकिंग टाइम था उस टाइम। और लेकिन उनकी मतलब शक्ल ठीक थी सारी, माशाल्लाह बॉडी ठीक थी, इसलिए हमने फौरन पहचान कर ली और हमें मिल गई। और हमने ईद से एक दिन पहले उनकी तदफीन कर दी। तो ये कहाँ पे आपको ईदी फाउंडेशन से मिली या अस्पताल में थे उस वक्त? ये हमें हॉस्पिटल से मिली, आई थिंक चना हॉस्पिटल से। और उसमें डीएनए की नौबत नहीं आई आपके? नहीं, नौबत नहीं आई। अल्लाह ने हम पे ये एक खास एहसान किया, लेकिन इस नेग्लिजेंस को बार बार दोहराया गया। लास्ट टाइम भी जब आपने देखा होगा कि जुनैद जमशेद हमारा एक बहुत बड़ा असासा थे इस मुल्क का, इन्होंने उसके साथ भी किया, दुआएं करवाई, सब कुछ करवाया, और उस बात को एक मजहबी रंग देके और उस बात को वहीं पे दबा दिया गया, और उसकी भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, और इसकी भी शायद हमें नहीं उम्मीद कि इसकी कोई रिपोर्ट आएगी। लेकिन मैं स्टेट से ये सवाल करता हूं कि क्या हम, मतलब आप यूरोप के एक जानवरों से भी क्या हम बदतर हैं? आप यूरोप में जाएं, वहां के किसी जानवर को आप अगर कुछ मतलब किसी के कर देते हैं तो वो आपको अदालत में ले जाता है और आपको सू कर देता है। यहाँ पे अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान की जान आप ले लेते हैं और उसके बाद आपको एक एजाजी शहादत दे देते हैं, और अपने मुंह से यहाँ पे कोई इंसानी रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा।
किसी किस्म का हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ ठीक हो गया। महसूस नहीं। असद साहब आप साथ रहिएगा। आपका नुक्ता बहुत अच्छा है। स्टेट को जाहिर है कोई ना कोई इस वक्त सुन रहा होगा, उसको इसके बारे में भी गौर करना चाहिए कि हम हादसों को कब तक उनके ऊपर उसकी शहादत की मोहर लगा के तो उनको हम छुपाते रहेंगे। हादसे को हम हादसा क्यों नहीं मानते और उससे क्यों नहीं सीखते। आरिफ इकबाल साहब आप फरमाइएगा। सर मैं एक तो मेरा दिल दुखी है इस वक्त आपके लिए। ले आरिफ साहब की तरफ जा रहा हूँ। आरिफ साहब फरमाइएगा कि अब आपको मैयतें मिल गई हैं या नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो हर्डल्स क्या है, रुकावटें क्या है दरम्यान में? सर हर्डल्स और रुकावटें वगैरह ये मैं हर चैनल पे मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले। इससे बेहतर है कि मैं अभी जो आपके असद राना साहब हैं इनका तारुफ मैं सुन नहीं सका क्योंकि वो आपके पास इंटरफेरेंस वगैरह बहुत आ रही थी। मैं ज़रा इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। हेलो हेलो जी फरमाइए जी, आवाज़ आ रही है आपकी आरिफ ठीक है साहब। ना। अच्छा आप हादसा का क्या कहते हैं, जो इंग्लिश है वो एक्सीडेंट आई थिंक बनता है। एक्सीडेंट का अगर कोई मुझे मतलब बता दे, इसका ये मतलब है ना कि ना जानते बूझते एक ऐसी चीज होना कि वो एक्सीडेंट कहलाई जाती है, इसी तरह है ना। जी जी आपने दुरुस्त ठीक है फरमाया ना। सर। ठीक है ना। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें हर कोई सारी बातें, मैं मेरे बीवी मेरे 3 बच्चे उसके ऊपर थे। माई होल लाइफ वाज ऑन दैट प्लेन। ठीक है ना। वो PIA का प्लेन था, वो गिर गया, लेकिन आई स्टिल स्टैंड बिहाइंड माई नेशनल एयरलाइन जो PIA है। ठीक है। हादसा जो है कोई जानबूझ के नहीं करता है। इस टाइम पे लोग ये डिस्कस करें कि पायलट की गलती थी, वो नीचे सही लैंड किया नहीं किया। देखिए असल इशू वो नहीं है, ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, इसकी रिपोर्ट बाद में आ जाती है। ठीक है। दैट इज़ अ फॉर्मेलिटी जो कि उसके पेपर वर्क वगैरह के लिए है। अभी जो मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ ना जिसके ऊपर मसला है कि यहाँ से प्लेन नहीं चलते, यहाँ ट्रेन भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलते हैं, 10,000 चीज़ें चलते हैं। बल्दिया टाउन का फायर का भी आपको पता है जिसमें इतने सारे लोग जाम बाग हुए थे। यहाँ जो चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं वो डिस्कस नहीं हो रही। देखें PIA हमारा नेशनल इदारा है। ठीक है। जो भी उसके साथ बैक एंड के ऊपर पोलिटिकल मसले मसाइल हैं वो हैं, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं वो करें। अभी मसला ये है कि जो चीज़ हमें डिस्कस करना चाहिए ये है कि जो इनेप्टनेस अभी जो गवर्नमेंट की आपको दिखाई गई है, एक प्लेन गिरा है, इसके ऊपर अगर फुल लोडेड जा रहा होता तो ये 100, 150, 200 से ऊपर होना था पैसेंजर्स वाला। इसके अंदर फ़कत तकरीबन 100 पैसेंजर थे। ठीक है। आपने DNA लेना था, ये जो भी आपने करना था ऑन ग्राउंड वो आप पहले दिन से क्यों नहीं किए। फेडरल गवर्नमेंट जब हरकत में आई है, जब मैं क्या कहते हैं 6 दिन से मैं क्या कहते हैं चीखड़ा चिल्ला रहा हूँ डिजिटल मीडिया के ऊपर कि यार कोई ना कोई कुछ कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल टोटली क्या कहते हैं आउट ऑफ द पिक्चर है। कोई मुझे कॉल वगैरह नहीं आ रही है। मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कल मैं न्यूज़ ब्रेक किया था 62 सैंपल्स आपके यहाँ कराची में और 52 सैंपल्स आपके पंजाब में, और आज ऑटोमेटिकली एकदम से क्या कहते हैं बॉडीज भी देने शुरू कर दिए, सारा कुछ देने शुरू कर दिए। मतलब अगर आपके पास मैं इन्फॉर्मेशन ये वाली निकाल सकता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन लवाइकी को क्यों नहीं दी गई थी। एक टाइम फ्रेम होता है ना कि यार ठीक है आपके DNA सैंपल्स और रिसीव हो गए हैं, DNA सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो सर काइंडली आपके ये हफ्ते से 10 दिन लेंगे, आप काइंडली वेट कर लें, आपको हम लोग शनाख्त करके आपको बुला लेंगे। आप आना, आप बॉडी क्लेम करना, आप कहते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट ले लेना, पुलिस सर्टिफिकेट ले लेना है, एक ही जगह से लेना, बॉडी लेना, आप जाके दफना देना। ये आपका क्या कहते हैं कोई भी महजब मुल्क है ना वहाँ ये होता है। अभी हम लोग लगे हुए कि यार हमारा गलती किसकी थी, पायलट की थी, उल्टा चला रहा था, सीजर चला रहा था, तेज आ रहा था, कम आ रहा था। दैट इज नॉट द इशू। दैट इज एन एयरक्राफ्ट कहते हैं क्रैश रिपोर्ट जो कि आ जाएगी। That does not concern me. My kids were on that plane as well. It went down as well. But that is my national carrier. ठीक है ना। उसको आप एक साइड पे करते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। यहाँ पे पंजाब फोरेंसिक यूनिट DNA यूनिट अलहदा आया हुआ था, सिंध का अलहदा था। ये क्यों था? वो अलहदा सैंपल्स लेके गए, ये अलहदा सैंपल्स लेके गए। मैं एज अ शहरी कल जाके पता किया हूँ तो मुझे पता चला कि 62 सैंपल्स हैं जो कि कराची में, और पंजाब वालों को ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके रास्ते में था, आई हैव गॉट पीपल ओवर देयर, तो मुझे ऑलरेडी पता था वहाँ 52 सैंपल्स हैं। अभी इस टाइम के ऊपर कल क्या कहते हैं आपके PIA के हैं जिब्रान साहब, वो बहुत क्या कहते हैं एक नाइस हम्बल एक आदमी है। कल मैं गया था उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के मेरे DNA सैंपल्स वगैरह ले लें। एक आपके पास सैंपल है, वो आप लोग कर रहे हैं उस पर काम, ठीक है, सर आंखों पर आप अपना काम करें। मुझे एक काइंडली एक मेरा सैंपल एक दे दें, ऑफ द रिकॉर्ड दे दें, सो दैट मैं पंजाब भिजवा दूं, क्योंकि वहाँ भी बॉडीज हैं। क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर माय बेबीज, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मुझे सिंध गवर्नमेंट से या इनके पास से कोई टाइमलाइन की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं हो रही थी। देयर वाज टोटल इनएप्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं पूरा 6 दिन मैं उस पर रहा हूँ आपकी सड़कों के ऊपर। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, आई एम नॉट अ मिनिस्टर। कल मैं जो आपको न्यूज़ ब्रेक किया था 62 यहाँ पे 52 यहाँ पे, आज एकदम से क्या कहते हैं आप लोगों को क्या कहते हैं हैंड ओवर करने शुरू कर दिए हैं, सारा कुछ होने शुरू हो गया। मतलब दिस कंट्री नीड्स टू बी सेट ऑन द राइट पाथ। ये एक प्लेन था, आगे खुदा ना खास्ता कोई और प्लेन ना हो, कोई भोजा वाला भी हो सकता है, कुछ व्हाटएवर, कोई भी एयरलाइन हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है।
उस टाइम पे कोई आपके हैं इस तरह की चीजें कि आप एसओपीज वगैरह या उस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, या यही चीज होगी जो अभी इस टाइम पे हो रही है? जो देखिए आरफ साहब, मैं सर मेरी हमदर्दियां आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। और ये लफ्ज अजीब से होंगे, आपको इस वक्त फील हो रहा होगा कि हमदर्दी, दुआएं, ये सारी आपको इस वक्त अजीब लग रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद दुआ करने के अलावा और हमदर्दी के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होता। लेकिन आरफ साहब, मैंने क्योंकि ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल आप ही के पास छोड़ के जा रहा हूं कि आपके बच्चों की उम्र क्या थी? वो लाहौर से कराची आपके पास आ रहे थे या आप लाहौर में रह गए? ये वाकया आप जरूर बताइएगा, ताकि हो सकता है इसी से गवर्नमेंट को ये वाकया सुन के गवर्नमेंट को कुछ ख्याल आ जाए, एहसास हो जाए कि लोगों को हादसे के बाद जो हादसे होते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कराची में हमारे साथ नवीद अब्दुल रज़ाक साहब हैं। ये वो शख्सियत हैं जो फौरी तौर पे हादसे में पहुंच गए थे और इनके ज़ाहिर बहनोई थे उस हादसे में जो शहीद हो गए थे। ये उन तक कैसे पहुंचे थे, ये भी एक बड़ी स्टोरी है, और ये स्टोरी आपको बताती है कि स्टेट इटसेल्फ है ही नहीं किसी जगह। नवीद साहब, आप अपनी कहानी सुनाइएगा। सर, जब हादसा हुआ है उसके हम तकरीबन मैंने टीवी में देखा है, और उसके बाद इमीडिएटली मैं, मेरे भाई और मेरे बहनोई के भाई और हम सब पहुंच गए थे। जिस जगह पे ये जहाज़ गिरा था, मैं उस गली के अंदर, उस जगह पे मैं खुद पहुंच गया था, और उस जगह मैंने देखा, एक पतली सी गली थी, उस गली से ये सब लेके जा रहे थे। जब मेरे सामने ही पायलट की और सबकी लोगों की है ना डेड बॉडीज निकाली हैं इन्होंने। गली तंग थी, उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। हम खुद बाहर आ गए फिर, क्योंकि सारे रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे थे। जब मैं 5:30 बजे तक उधर ही था, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। फिर इसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल्स। जब हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ इससे ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं था लोगों पे। स्टेट तो मुझे आज तक कहीं नज़र नहीं आ रही कि स्टेट ने अपना काम किया है। अभी तक ये सारे जितने भी हैं ना लोग, सिंध गवर्नमेंट हो गई या फेडरल गवर्नमेंट हो गई, ये दोनों इस चीज़ पे लड़ रहे हैं कि ये तुम्हारी काम था या मेरा काम था। ये पाकिस्तानी नहीं थे लोग, ये जो लोग मर गए हैं ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये मुसलमान नहीं थे, हमारे भाई थे। जो लोग भी थे, जिस तरीके से भी हुआ, अगर जो जहाज गिरा है वो कराची में गिरा है, सिंध में गिरा है। जब सिंध में गिर गया है तो ये पाकिस्तानी थे, ये स्टेट का काम था, लोगों का काम था कि ये लोग काम करें। एम्बुलेंसें चल रही हैं एनजीओस की, जब इनके सर्द खाने में गए, जब भी एनजीओ थे, सब जगह पे एनजीओस काम कर रही, तो गवर्नमेंट कहाँ थी? आज तक पीआईए को ये नहीं मालूम कि कितने लोगों की बॉडियां रिकवर हो गई हैं, कितने शोहदा को दफना दिया गया है, कितने लोगों के साथ क्या मामला है, उन लोगों को तो पता ही नहीं है लोगों को। क्योंकि पानी तक वहां पे मुझे पता है, मैंने देखा था, पानी रोजों को इफ्तार करने के लिए लोगों को पानी भी एनजीओ ने दिए। सिविल हॉस्पिटल में इससे बुरा हाल था। एम्बुलेंस आपको मैयत कैसे मिल गई? आपको डीएनए हुआ था या आपको कोई या फौरी तौर पे मिल गई? क्या वो आपको कैसे मिले सर? सर, हमने जो है, हम तो पूरी रात ढूंढते रहे थे हमें, और हम क्योंकि सारी बॉडियां जब रिकवर होके जब जगह पे पहुंची हैं, तो उसके बाद हम लोग गए ना, दूसरे दिन ईद वाले दिन भी हम गए, और ईद वाले दिन हमने जाके जब देखा है तो हमने थोड़ी, हमें आइडेंटिटी हो गई थी कि ये मेरे बहनोई हैं। बहनोई के भाई वगैरह ने आइडेंटिफाई शक्ल से, चेहरे से, इनकी दाढ़ी से और सारी पेशानी से हमने पहचान लिया था हाथ से। फिर हमारे पास उनका डेंटल एक्सरे था, मैं डॉक्टर को लेके गया, उनके पर्सनल जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने डेंटिस्ट थे, उनके सारे एक्सरे के उन्होंने चीज़ें चेक की, उसके बाद हम बॉडी लेके गए। लेकिन एनडीएमए की टीम मेरे सामने ईद की रात को आई है, तकरीबन रात के 1:30 बजे। वो खुद कह रहे थे कि हम काम करने आए हैं और हमें काम करने नहीं दिया गया। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि मतलब कोई किस्म के एसओपीज थे ही नहीं ना, कि जब कोई हादसा होता है तो उसके इमीडिएट कोई एसओपीज तो होते हैं ना कि ये चीज हो गई है तो अब ये सारे काम करने हमने। वहां पे कोई नहीं था, इंडिविजुअल लोगों ने सारी मेहनत की है। जो बॉडियां रिकवर करके गए हैं वो खुद ही करके गए, कोई स्टेट का कोई बंदा हमको नहीं मिल रहा था। आज कराची को, ये मदीने की रियासत थी जिसके अंदर 100 लोग शहीद हो गए, वो कहाँ गए? वो मदीने की रियासत तो ये थी जहाँ इमरान खान कहते थे कि अगर कोई कहे ना पाकिस्तान, कोई मदीने की रियासत में हजरत उमर का कॉल बताते थे कि कोई शहरियार साहब की तरफ जाने दें, शहरियार रिजवी साहब की तरफ। मैं नवीद साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ, आप ही वापस आऊंगा। शहरियार साहब, आप फरमाइएगा, आपके शायद भतीजे थे वहां पे, काशिफ अफजाल रिजवी साहब, वो शहीद हो गए, तो आपको मैयत मिल गई सर? मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मेरे ताया थे सैयद काशिफ अफजाल, जिनकी प्लेन हादसे में शहादत हुई है, और अभी तक हमें मैयत नहीं मिल पाई है। हमने डीएनए के लिए सैंपल्स दिए हैं। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ये जो मैं रेस करना चाह रहा हूँ कि अगर ये हादसा किसी भी दूसरे सर, आपको मैयत क्यों नहीं मिल सकी, आइडेंटिफाई नहीं हो सकी अभी तक? जी,
असल में इसमें डिफरेंट केसेस थे कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो कि जिन्होंने इनिशियल डेज में ही अपनी बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी, उनकी बॉडी वाज इन द राइट शेप। लेकिन कुछ हजरात ऐसे थे जिनको 80% श्योरिटी थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी को मार्क कर लिया था कि ये हमारी बॉडी है, उनको पीएम पोस्टमार्टम नंबर वगैरह मिल गया था। उसके बाद उन्होंने डीएनए का वेट किया ताकि डीएनए मैच हो जाए तो कंफर्मेशन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ ये केस था कि हम लोग 4 बार हमने चक्कर लगाए हैं डिफरेंट सब खानों के, मॉर्चरीज के, लेकिन हम बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और हमें क्लियर इंडिकेशन कोई भी नहीं मिली, कंक्लूसिव कोई भी चीज़ नहीं मिली कि हम क्लियरली बता सकें कि यही मेरे ताया की बॉडी है। तो इस वजह से जो हमने डीएनए का वेट करने का फैसला किया। जो भी मिसमैनेजमेंट स्टेट के हवाले से है, गवर्नमेंट के हवाले से है, उसकी वजह से ये सारी एंजाइटीज़ पैदा हुई। लोग एक्चुअली, अगर मैं वही बता रहा था कि अगर इसको प्रोएक्टिवली हैंडल किया जाता तो जो भी कंसर्न्स लोगों को आए वो कभी भी नहीं आते। मैं एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैंने पीआईए की जो लिस्ट आई थी जिसमें तमाम लवाहिकीन के नंबर्स थे, उनकी बेसिस पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके थ्रू हम सारे कम्युनिकेट कर रहे थे और अपने अपने इशूज़ भी शेयर कर रहे थे। जो सोल्यूशन मिल रहे थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे और उनका सोल्यूशन निकाल रहे थे। मेरा एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी सोर्सेज यूज़ करके और अपने एक्सेसेस यूज़ करके किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करे, जबकि ऐसे इंसिडेंट में अगर एक नॉर्मल पाकिस्तानी है, बिल्कुल एक नॉर्मल सिटीजन है जिसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है या वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को कॉल नहीं कर सकता या डिफरेंट लोगों से बात नहीं कर सकता, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन एट हैंड मिलनी चाहिए। ये स्टेट का एक्चुअली जिम्मेदारी भी है और हर मौजूद माशरा इसी तरह एक्ट करता है। तो मेरा सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अच्छा, ये फरमाइएगा, आपसे राब्ता किया गया, किसी ने को राब्ता किया या आप खुद राब्ता कर रहे हैं और आपको रिस्पांस ठीक मिल रहा है, या फिर दूसरा ये कि डीएनए के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस वक्त? शुरू में तो हम लोग सब कुछ ही खुद ही कर रहे थे, सारी जगह भागदौड़ खुद ही कर रहे थे क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी नहीं था, ना हॉस्पिटल्स में था, ना ही मॉर्चरीज में था, ना कहीं था। फिर एक खबर शाया हुई कि जो हैं कुछ लोग हजरात जो हैं वो मॉर्चरीज से ज़बरदस्ती या जोर करके बॉडीज़ दे गए। तो उसमें फिर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि क्या वो बॉडीज़ आए उन्हीं की थी या वो उनको 100% श्योरिटी थी कि बॉडी उन्हीं की है, क्योंकि बॉडियों की कंडीशन ऐसी थी कि उनको पहचानना जो है वो गालिबन बहुत मुश्किल था। तो उस पर फिर फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जो ग्रुप बना था उस पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगी कि आप पता करें किसी तरीके से। तो मैं फिर ईदी गया, मैंने कोशिश की पता करने की। तो उस हवाले से भी इस तरह के र्यूमर्स भी क्रिएट हुए और बहुत सारे र्यूमर्स क्रिएट हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि बिफोर हैंड ही गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया, स्टेट ने एक्ट नहीं किया और लोगों को ये बताया नहीं कि आपको किस तरह से आगे चलना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे जिस तरह से आपको ये सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जैसे मेरे भाई ने भी कहा था कि हादसे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जाता है और सारे मौजूद माशरे यही करते हैं। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल सही। आप साथ ही रहिएगा शहरियार साहब। खौसत, मैंने वक्फा लेना है, लेकिन ये सिर्फ 4 स्टोरीज नहीं है, ये 97 स्टोरीज हैं। 97 खानदान इस वक्त इसी कंडीशन का शिकार है और इन सब का ये कहना है कि हमारा गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ राब्ता ही नहीं हो रहा या कोई शख्स हमें फैसिलिटेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या इस हादसे के बाद स्टेट जो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती? ये वो सवाल है जो मैं इस वक्फे से पहले छोड़ के जा रहा हूँ। छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आरफ साहब, ये फरमाइए सर, ये आप लाहौर रहते हैं या कराची रहते हैं? और अगर आप कराची रहते हैं तो आप इस वक्त कहाँ हैं, कराची में या लाहौर में? और ये फरमाइएगा कि आपका और आपके बच्चों का डीएनए हो गया? सर मैं बेसिकली आई बिलोंग टू कराची, लेकिन आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द पास्ट 20 years। माय वाइफ बिलोंग कराची। वो यहाँ पे आ रही थी क्या कहते हैं मदर इन लॉ की इयादत करने। उनका एक लंग फेल हो चुका था, दूसरा लंग भी फेल हो गया था। तो मुझे मैं उसको कह रहा था कि यार मैं आपको ईद के बाद भिजवा देता हूँ, लेकिन जाहिर बात है माँ थी तो मेरी वाइफ ने कहा मैं पहले जाना चाह रही हूँ। मैंने ठीक है मैं पहले भिजवा देता हूँ। बच्चों को मैं मना कर दिया था, लेकिन फिर जाहिर बात है नानी की आखिरी ख्वाहिश हो रही थी तो जाहिर बात उसको ना नहीं कर सकते, वो जान से पहले वो देखना चाह रही थी। तो बच्चों का फिर एंड टाइम पे फिर मैं करवा दिया। असल चीज़ है तो वो उनकी टाइम लिखा हुआ था, वो अब चले गए यहाँ से। लेकिन असल चीज़ ये है कि मेरा लॉस है, मैं वो मानता हूँ, लेकिन असल चीज़ है इससे कोई अच्छाई निकलना चाहिए। अभी जो लैक ऑफ क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन थी गवर्नमेंट की, अभी सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। आईके ने 1 हफ्ते बाद जो है क्या कहते हैं कैबिनेट मीटिंग वगैरह की, जो शर्मनाक बात है। मुझे अली जैदी हैं, ये हैं सारे, मतलब ये सारे ईद मना रहे थे। क्या है
और सिंध गवर्नमेंट से मेरा सबसे बड़ा शिकवा है, एंड आई एम गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट वोकल अपोनेंट्स ऑफ दीज पीपल, क्योंकि एक बंदा मुझे आगे रीच आउट नहीं किया। इनके कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स कॉल कर रहे थे, सिर्फ ये व्हाट्सएप के ग्रुप की चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे थे विच वर नॉट रिलेटेड टू मी, जो कि मुझे और गुस्सा चढ़ा रहे थे। देयर वाज नथिंग दैट वाज पर्टेनिंग टू मी, और अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं किया है, नॉट फ्रॉम द फेडरल लेवल, नॉट फ्रॉम द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, जो भी मैं भाग दौड़ वाला किया हूँ, कल भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था कि 62 आपके डीएनए सैंपल्स वहाँ पर हैं आपके कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और 52 आपके पंजाब में हैं। उसके बाद आज अचानक जो है कहते हैं बॉडी हैंडिंग ओवर प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, सारा कुछ हो गया है। मतलब ये इंतजार कर रहे थे कि ईद की छुट्टियां और खत्म होंगे तो हम लोग ये चीज करेंगे, सो दैट वी कैन कम एंड डू आवर फोटो सेशंस वगैरह एंड स्टफ। ठीक है, मेरे अभी 2 छोटे बच्चे अच्छा, हैं। ये फरमाइएगा अरसा, ये फरमाइएगा कि आपको इस डीएनए के लिए लाहौर और कराची दोनों जगहों पे जाना पड़ा, या फिर आपका कराची के अंदर ही हो गया ये सब प्रोसेस? देखें, कराची में जब सबसे पहले दिन मैं लैंड किया था तो वाइफ और बड़ी बेटी को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं सीधा गया था अपना डीएनए सैंपल देने के लिए कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कैंप सेटअप हुआ हुआ है। सर्द खानों के ऊपर एनडीएमए वगैरह का इस तरह का, जिस तरह दूसरे वाले साहब बता रहे थे, कुछ नहीं था यहाँ पे। फैसल ईदी साहब को भी आगे से कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं आए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं थे, सारा कुछ अफरा तफरी थी। दूसरा डीएनए सैंपल जो है क्या कहते हैं, मैं कल जो है क्या कहते हैं आपके एयर कॉमोडोर हैं पीआईए के जिब्रान साहब, ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि वो, मैं आपको रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली मेरे डीएनए सैंपल्स ही कराची यूनिवर्सिटी वाले नहीं ले रहे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक 5 मिनट्स, जो कि स्वैब वगैरह टेस्ट है कि मैं पंजाब में भिजवा दूं, क्योंकि वहाँ पे सैंपल्स जा चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर से आई थी, और ये जो 62 सैंपल्स यहाँ पर जा चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर से आई थी, और ये जो 62 सैंपल्स यहाँ पर हैं मुझे अंदर से आई थी, और ये कल मुझे पता चला था। जब इनको पता था इतने सारे सैंपल्स हैं तो लवाई की इनको बताया क्यों नहीं, एक टाइम फ्रेम ही बता देते हैं। और जिस तरह साहब पहले बता रहे थे, सबसे असल चीज़ है लाइक नॉट नोइंग, वो चीज़ सबसे तकलीफदेह होती है। आगे एक हुकूमती स्पोक्स पर्सन नहीं था जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा था, एक बंदा नहीं था जो कि क्या कहते हैं रीच आउट कर रहा था। मैं खुद क्या कहते हैं हर, जिस तरह ये लोग बेचारे मारे फिरे हैं, सर थाने से लेके हॉस्पिटल से लेके थानों से लेके हर जगह, आई हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। और जितनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक जो हमारे तीनों के पास होगी, आपके कोई मिनिस्टर वगैरह या किसी के पास होगी नहीं। ठीक है ना, राइट नाउ आप वो आ जाएंगे तस्वीरें हमारा खिंचवाने के लिए कि हम लोग डेड बॉडी द्वारा हैंड ओवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई एम इवन मोर सरप्राइज्ड आई के हफ्ते बाद ये क्या कहते हैं वो ले रहे हैं नोटिस वगैरह, हफ्ते बाद कैबिनेट मीटिंग वगैरह वो कर रहे हैं। ठीक है, मेरे छोटी बच्ची की जो 4.5 years old, ठीक है ना, मेरे बेटे की जो 14.5 है, उसके अभी तक कोई अता पता नहीं है। ठीक है ना, मुझे अभी तक कोई वो कॉल आई है कोई, ना कोई कंफर्मेशन कोई आई है। मैं सिर्फ अपने तसल्ली के लिए क्या कहते हैं जबरदस्ती में डीएनए सैंपल्स वगैरह करवा के कराची यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट से, जो आप लोग जहां पहले करवा रहे थे, मैं पंजाब भिजवाया हूं, वहां पे मेरे भी जानने वाले हैं जो पंजाब डीएनए फोरेंसिक वाले हैं, तो वो बेचारे दे हैव बीन लाइक एक्स्ट्रा फोर्थकमिंग। और वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है अरस साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और हमदर्दी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। असद साहब, ये फरमाइएगा सर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अपनी मियत को आइडेंटिफाई करने में? और आप कराची के रहने वाले हैं या लाहौर के रहने वाले हैं, और आपकी वाइफ जो वो कराची जा रही थी और आप वहां उनका इस्तकबाल कर रहे थे, या लाहौर से आपने उनको रुखसत किया था? मैं लाहौर में, हम लोग के बाद लाहौर में रह रहे थे, और मुझे एक दिन पहले इस हादसे से 2 दिन पहले मेरी वाइफ की एक रात तबीयत खराब हुई, और हम लोग इमरजेंसी में गए। उनके एक मतलब गायनी की प्रॉब्लम चल रही थी। हम शेख ज़ैद गए इमरजेंसी में, तो वहां में कोई एक डॉक्टर भी नहीं मिला। फिर हम एक और प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहां से उन्होंने एक पेन किलर की सूरत में उन्हें वो लगा दिया, और वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। और मेरे ससुर कराची में होते हैं, उन्होंने उसकी फौरन से वहां पे कराची में अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, और वो सिलसिला में अपने इलाज के लिए वहां पे जा रही थी। और मेरी बहन की इधर तबीयत खराब थी और उनका ऑपरेशन था रावलपिंडी में, मुझे उसके लिए पिंडी में आना था। तो मैं एक और चीज भी आपके सामने वजह करना चाह रहा हूँ कि जिस दिन मैं तदफीन करके वापस जिस जहाज में आया हूँ, वो जहाज फिजा में जाने के 20 मिनट बाद उसका इन्होंने एसी ऑन किया। इनकी एयर होस्टेस ने अपने मास्क उतार दिए इवन, और तकरीबन लोग पसीने से शराबूर हो गए। फिर जब हम नीचे उतरे तो हमें एक बस में बंद कर दिया गया, और फॉर्म दे दिए गए कि आप इस पे साइन करें कि आपको किसी किस्म की सांस की या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोगों ने साइन किया और हमें एयरपोर्ट से निकलने दिया गया। तो मैं ये स्टेट से पूछना चाहता हूं कि आप अपने ये इदारे चलाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या ये किस किस्म का एक सिस्टम है? ये कोई बस नहीं है, इसके पीछे जब आप जहाज उड़ाते हैं पूरा इदारा काम करता है, इंजीनियर्स होते हैं, उसके कंट्रोल रूम में लोग बैठे होते हैं। एविएशन का इदारा अपने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बिल्डिंगें नहीं बनने दे रहे होते। वो सारी चीजें निगलेक्ट हुई हैं बड़े बुरे तरीके से, और किसी किस्म का कोई। अच्छा, ये फरमाइए असद साहब के जब आप करेंगे तो
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नवी साहब ये फरमाइएगा सर, ये 7 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया इस वाक़े को, इस हादसे को, तो अब जो लवाहिकीन जो बचे हैं 46 लवाहिकीन जिनकी मैयतें अभी भी पड़ी हुई हैं, तो उनसे स्टेट का क्या रवैया है? क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या फिर वो भी ख्वार हो रहे हैं? सर हमने तो अपनी एफर्ट्स से पूरी, हम जितनी हमने एफर्ट की हमने तो अपनी जो है ना बॉडी के रिकवर करने के लिए की। अब तो बॉडी नहीं दे रहे हैं कि वो डीएनए का टेस्ट आएगा तो जब देंगे। जब अगर उनको करना ही था तो डे फर्स्ट से करते हैं, सब लोगों के, सारे लोगों के लिए एक जैसा काम करते तो लोगों को तकलीफ ना होती। अब ये डबल अजियत में लोग गुजार रहे हैं दिन, जिनके प्यारे चले गए उनके लिए तो वो तो समझो, वो तो ऐसी परेशानी में, जिस कर्ब से हम गुजरे हैं वो हमारा कर्ब तो ख़त्म तो सारी ज़िंदगी किसी का नहीं हुआ, वो अजियत उनके साथ अभी तक चल रही है। एक हफ़्ता हो जाएगा, एक हफ़्ते के अंदर मुझे आप बताएं गवर्नमेंट ने क्या ऐसा काम किया जिससे लोगों को ये मतलब चलता हो कि गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट माँ होती है। जब गवर्नमेंट माँ होती है तो माँ का काम क्या होता है? बच्चों का ख्याल रखना। ये 100 अफराद का अगर ख्याल नहीं रख सकते तो ये पूरी स्टेट कैसे चलाते हैं? ये निज़ाम तो हमें पता ही हमें वैसे ही पता था कि निज़ाम नहीं है, लेकिन ये इतने से हादसे ने हम सबको खुले दिखा दिया कि गवर्नमेंट नाम की चीज़ सिर्फ किताबों के अंदर है, बाकी आपको सिर्फ किताबों में मिल सकती है, आइन पढ़ा सकते हैं, लोगों को कोई आपको बोलने वाला नहीं है। आज तक पीआईए को पूरी तरीके से मालूम ही नहीं है कि कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों की बॉडियां रिकवर कर ली पूरी इन्होंने शहीदों की, और कितनी बॉडियां उनके पास पड़ी हुई हैं, और ये तक नहीं पता है कि किसके साथ क्या मामला। शहरियार साहब आप फरमाइए, या रिजवी साहब आप फरमाइएगा कि आप तो ज़्यादा लोगों के साथ राब्ते में हैं, आप फरमाइएगा इमीडिएटली क्या इशू है सर जिससे गवर्नमेंट को, जिसको फौरी तौर पर उसको हल तलाश करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो बॉडीज़ जितनी रह गई हैं जिनके डीएनए सैंपल्स अभी मैच हो रहे हैं, तो वो उसको जल्द से जल्द एक्सपेडाइट किया जाए इस प्रोसेस को, ताकि जल्द से जल्द जो लवाहिकीन हैं वो इस ट्रॉमा से निकलें। क्योंकि सारी फैमिली जिनसे मैं राब्ते में हूँ, जितनी बॉडीज़ अभी रह गई हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं जब हॉस्पिटल गया था फर्स्ट डे, तो वहाँ पे लोगों को देख के, लोगों की हालत देख के मुझे खुद अपना जो गम था वो कम लगने लगा था। लिटरली मतलब लोगों के जवान बेटे बेटियां इस तरह से, मतलब वो लोग घूम रहे थे, मतलब उनके पास कोई भी नहीं था, वो इधर उधर भाग रहे थे, पूछ रहे थे इमरजेंसी में तो हमारा बच्चा नहीं आया, फिर वो दोबारा मॉर्चरी में आते थे, चेक करते थे, मॉर्चरी में बाहर कुछ रिप्रेजेंटेटिव से वो रोक देते थे कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह के सारे इशूज़ जो थे, लेकिन सबसे जो बेसिक इशू है अभी वो ये है कि जल्द से जल्द बॉडियाँ जो हैं वो लवाहिकीन को हवाले की जाएँ। जी, तो अब मसला सर ये हल की तरफ जा रहा है या अभी भी क्यास है, कंफ्यूजन है? जावेद चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेवल पे बात की जाए। जी फरमाइए सर, जी फरमाइए। जस्ट सेकंड रह गया सर, फरमाइए। तो स्टेट हमारी नहीं लिया कि जिससे कंफर्मेशन हो जाए और प्रॉपर्ली जो सारे लवाहिकीन हैं वो कन्विंस हो जाएं कि हम स्टेट ने हमें कह दिया है तो हम कन्विंस्ड हैं, हम मुतमईन हैं, हमें बॉडीज़ इस टाइम फ्रेम तक मिल जाएंगी। अपने एंड पे जो एफर्ट्स हर कोई कर रहा है, जो जिनसे मैं राब्ते हूँ, जो लोग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसकी बेसिस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितनी बॉडियों का डीएनए हो चुका है, कितनी का नहीं हुआ है। और जैसे कि आपने अभी एक साहब ने कहा भी था कि गवर्नमेंट ने जो अभी कॉन्फ्रेंस की है वो इतने दिन बाद की है, जबकि ऐसे इशूज पे, ऐसे इवेंट्स पे, ट्रैजिक इवेंट्स पे फौरन से गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। और बिल्कुल ठीक। मैं प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, मैं आप सबके लिए दुआ ही कर सकता हूं और दिल से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला आपको सब्र अनायत करे। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से, स्टेट से एक दरख्वास्त है कि सिर्फ वो के सब्र से काम नहीं चलेगा, आपको बिल आखिर काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक शख्स की बद्दुआ आप और आपके ख़ानदान सब के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। आप मैयत आप कराची में तदफीन कर दी या आप लाहौर लेकर आए, और क्या पीए ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि आप मैयत को लाहौर ले जाएं? कोरोना की वजह से हम लोग उसकी बॉडी नहीं लाहौर लेके आ सके, और बस यही फिर उधर ही कराची में ही हमने तदफीन की उनकी। और उसके बाद ईद वाले दिन फिर मैं वापस यहाँ पे आपको आने और जाने की सहूलत को पीआई ने प्रोवाइड की, लाहौर से कराची जाने की, कराची से वापस आने की? अपनी जाने और आने के लिए रिटर्न टिकट किसी और कंपनी से की थी, और उन्होंने जब मेरी रिटर्न टिकट वापसी की जो थी वो कैंसिल कर दी किसी ऑपरेशनल अपने इशू की वजह से, तो मुझे वापस फिर पीआईए ही की लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी बहन का यहाँ पे ऑपरेशन था और मुझे यहाँ पहुंचना था। तो इन्होंने मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहना चाहता हूं कि आप खुद एक दफ़ा इन जहाज़ों में ट्रैवल करके देखें क्या ये इस काबिल हैं
ट्रैवल करने के काबिल हैं ये जहाज सारे आपके। हम एविएशन को क्लेम करते हैं, PIA को क्लेम करते हैं और एयरबस को, जिन्होंने ये जहाज बनाए। हम इन तीनों इदारों को क्लेम करते हैं। हमें इमरान खान साहब चाहे इसका इंसाफ दें, मुल्क के हुक्मरान दें, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे हमें ये इंसाफ दें, इनको ऐसी सजाएं दी जाएं ताकि नेक्स्ट जो आइंदा हमारा लॉस वापस नहीं आएगा जावेद चौधरी साहब। और हमने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो शहीद ही हैं, एक मुसलमान के लिए वो शहादत ही है, लेकिन अगर ये उसको अंडर द कारपेट लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरह की मोहरें लगा के, और वो हमें चुप करवाना चाह रहे हैं, तो ये अब मुमकिन नहीं है। हम किसी सूरत भी अब चुप नहीं रहेंगे और मैं अपनी बीवी की मौत को बिल्कुल भी जाया नहीं होने दूंगा। ये स्टेट को समझ लेना चाहिए। चाहे एक दफा मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि आप अपने बच्चों के साथ इस PIA जहाज में सफर करके देखें और पूरे मीडिया के एंकर्स को साथ बिठाएं। और असद मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपका नुक्ता उसमें बड़ी जान है और इस नुक्ते में एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया उसके माहिरीन कराची पहुंच गए कोरोना के बावजूद और वो आके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे वजीर जो हवाबाजी के वो, ये कैबिनेट के दूसरे वजीर अभी तक कराची नहीं पहुंच सके। इससे आप अंदाजा लगाएं कि लोगों के बारे में हमारा क्या ख्याल है, हादसों के बारे में हमारी क्या सीरियसनेस है, और लोग मर जाएं या दुनिया से रुखसत हो जाएं या उनकी मैयतें उनको ना मिलें, उनके लवाहिकीन को, हमें कोई परवाह नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।